जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ यह काम करता है, उसकी स्त्री हमेशा उससे खुश रहती है और वह भी सुखी रहता है, और उसके जीवन में धन से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अगर कोई पुरुष जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ यह काम जरूर करने चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं कि वह कौन सा काम है जो हर पुरुष को अपनी स्त्री के साथ करना चाहिए ताकि उसके जीवन में खुशहाली बनी रहे। उससे पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। एक कहानी की माध्यम से जानते हैं कि वह काम कौन से है जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ जरूर करने चाहिए। मध्य देश के एक राजा थे जिनका नाम था स्वर्णभानु, और उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था भानुमति। वो कन्या रूप, गुण और बुद्धि में बहुत तेज थी। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्र विवाह के योग्य हुई तो राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति में क्या क्या विशेषताएं चाहिए। तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए, फिर मैं उसी को ध्यान में रखकर तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करूंगा। राजकुमारी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं जिसे अपना वर चुनूंगी वह कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम हो। तब राजा ने कहा कि पुत्री, कौन सा राजकुमार सर्वोत्तम है, यह कैसे पता चलेगा? तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, प्रतियोगिता से हर तरह के गुण का परीक्षण हो जाएगा। हमें कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पड़ेगा। जो राजकुमार सभी प्रतियोगिताओं में प्रवीण होगा वही मेरा पति कहलाएगा। बेटी के कहने पर राजा ने अपने यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे तीरंदाजी, गायन विद्या, शस्त्र कला, शास्त्र ज्ञान, सौंदर्य। राजा ने उन प्रतियोगिताओं की व्यवस्था का काम अपने मंत्री के बेटे भरत को सौंप दिया। भरत राजा के वर्तमान मंत्री का बेटा था। बचपन से भरत और राजकुमारी साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। भरत मन ही मन राजकुमारी को चाहता था, वो उससे प्रेम करता था, किंतु उसने कभी ये बात राजकुमारी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी भानुमति हमारे राजा साहब की पुत्री हैं और वो ठहरा एक मंत्री का बेटा। राजा साहब कभी अपनी पुत्री का विवाह एक मंत्री के बेटे से नहीं होने देंगे। वे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा के बेटे से ही करेंगे। यही सोचकर उसने अपने मन की बात बाहर नहीं आने दी। भरत को जो काम राजा ने सौंपा था वो बड़ी निष्ठा के साथ उसमें झूठ गया। उसने सभी तरह की प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की। एक जगह तीरंदाजी के लिए मैदान तैयार किया, एक जगह नृत्यशाला बनवा दी, एक जगह गायन विद्या का सामान रखवा दिया, एक जगह शास्त्र ज्ञान की व्यवस्था कर दी गई, एक स्थान पर रूप के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अब तो दूर दूर से राजा, महाराजा और राजकुमार उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार ऐसा नहीं निकला जो समस्त प्रतियोगिताओं में पारंगत हो। किसी को तीरंदाजी आती थी तो उसे गाना नहीं आता था, किसी को गाना आता था तो उसे तीरंदाजी नहीं आती थी, कोई शास्त्र ज्ञान में निपुण था तो उसे बाकी काम नहीं आते थे, और कोई सुंदर था तो उसमें ध्यान नहीं था या उसे लड़ना नहीं आता था। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं था जो समस्त गुणों में कुशल हो। अंत में यह बात निकल कर आई कि जो जो जिस जिस गुण में सर्वश्रेष्ठ हो उसे रोक लिया जाए और बाकियों को भेज दिया जाए। साथियों, फिर ऐसा ही किया गया कि जो जो जिस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ था उसे रोक लिया गया, और राजा ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, किसी एक राजकुमार में ये सारे गुण मौजूद नहीं हैं। किसी में एक गुण है तो किसी में सिर्फ 2 गुण है। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि अलग अलग प्रतिभाओं के धनी सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों में से तुम्हें किसी एक का चुनाव करना होगा। राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, ये सब तो केवल एक एक गुण में ही श्रेष्ठ है, मैं इन्हें से अपना सर्वश्रेष्ठ वर कैसे चुन पाऊंगी? राजा कहते हैं कि बेटी, हम इन समस्त राजकुमारों को कुछ समय के लिए अपने यहाँ रोक लेते हैं। तुम्हें इनमें से जो भी सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़े तुम उसे चुन लेना, हम उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। साथियों, इस तरह राजा स्वर्णभानु ने अलग अलग प्रतिभाओं में श्रेष्ठ सभी राजकुमारों को अपने यहाँ रोक लिया। वे सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। कोई गायन विद्या में प्रवीण था तो वह सुबह सुबह राग अलापने लगता।
सुंदर राजकुमार उसे अपनी सुंदरता से रिझाने का प्रयास करता और झानी अपने ध्यान से प्रभावित करने का प्रयत्न करता। तलवारबाज और तीरंदाज अपना अपना जौहर दिखाकर राजकुमारी का दिल जीतने का प्रयास करते थे। जब शाम को राजकुमारी अपने कक्ष में सोने जाती तो नृत्य कला में श्रेष्ठ राजकुमार उन्हें अपनी नृत्यशाला में बुला लेता और उसका खूब मनोरंजन करता। कोई राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करता। वे सब अपने गुणों को दिखाकर राजकुमारी को प्रभावित करना चाहते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जैसे जैसे राजकुमारी उन सभी के साथ समय बिता रही थी, वैसे वैसे राजकुमारी की उलझनें और बढ़ती जा रही थीं। वो सोच में पड़ गई कि अब मैं किससे विवाह करूं। अपनी यही समस्या लेकर वो मंत्री के बेटे भरत के पास गई और उसे बताया कि वो ऐसे मझधार में फंसी है कि जहां से कोई किनारा ही नजर नहीं आता। मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किसे अपना वर चुनूं। भरत से कहा कि तुम मेरी कुछ मदद करो। तो भरत ने कहा कि राजकुमारी, इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका जीवन, आपकी पसंद, ये तो निर्णय आपको ही लेना है, क्योंकि विवाह करने के बाद राजकुमार के साथ आपको ही रहना है, मुझे नहीं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। राजकुमारी बोली कि भरत, इतने सारे राजकुमारों में जब मैं उनके गुणों को देखती हूँ तो मैं भ्रमित हो जाती हूँ। तब भरत कहता है कि हे राजकुमारी, एक बात बताइए, विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण को? राजकुमारी ने कहा कि जाहिर सी बात है, मैं किसी युवक को ही तलाश रही हूँ जो मुझे खुश रख सके। तब भरत कहता है कि राजकुमारी, जब आप किसी व्यक्ति की तलाश कर रही हैं तो आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप अपने वर को भूल रही हैं। क्या आप जानती हो, जो व्यक्ति धनुर्विद्या में कुशल है, क्या वो आपको खुश रख पाएगा? हो सकता है वो सिर्फ धनुर्विद्या का ही झांता हो, प्रेम, सम्मान, समर्पण, सद्भाव जैसी कोई चीज उसके अंदर ना हो। आप यह नहीं जानती हो कि सुंदर युवक, उच्चा कोटि का नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायन और शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त उनमें और क्या गुण है। आपको ऐसे वर से विवाह करना चाहिए जो जीवन की समस्याओं से लड़ने के काबिल हो, जो पत्नी का महत्व समझता हो, जो उसे वो सम्मान दिला सके जिसे पाने की वो अधिकारिणी हो, जो समय आने पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा कर सके, जो ये समझता हो कि स्त्री सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, स्त्री सिर्फ उसकी भोग वस्तु नहीं है, जो ये समझता हो कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके लिए ही अपने माँ बाप, बहन भाइयों को त्याग कर आई है। उसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए जो जीवन भर उसे खुश रखने का प्रयास करे, जिसके साथ रहकर स्त्री को हर सुख सुविधा का एहसास हो। ऐसे वर की खोज करनी चाहिए। ऐसे वर का क्या फ़ायदा जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो और वो अपने रूप के गुमान में पत्नी को भाव नहीं देता हो, मुश्किल परिस्थिति में भाग खड़ा हो, जिसमें ज्ञान तो हो पर हमेशा ज्ञान के अहंकार का नशा चढ़ा रहता हो, जो धनुष बाण तो चलाना जानता हो पर युद्ध की स्थिति बनने पर घर में छिपकर बैठ जाए, जिसके अंदर साहस ना हो, केवल प्रतिभा हो, तो ऐसा व्यक्ति किस काम का? जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपनी स्त्री के लिए सीना तानकर विपत्ति से भिड़ जाए, आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर सके, पत्नी को पैर की जूती मानकर उसका अपमान ना करे, उसे गाली देकर संबोधित ना करे, उसका अपने जीवन में अहम योगदान समझे, उसे अपना आधा अंग समझकर चले, वो जीवन भर उसके त्याग को याद रखे। जब वो माँ बाप को त्याग कर आपके पास आई, अपने माँ बाप का घर छोड़कर, वो आपके पास अपमान सहने के लिए नहीं आई है। वो आपके घर को खुशियाँ देने आई है। वो आपको खुश रखे, आप उसे खुश रखो। यही होता है पति पत्नी का वास्तविक प्रेम। यही है विवाह का वास्तविक अर्थ। साथियों, मंत्री के बेटे भरत की बात सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि जिस बात को उसके बारे वो नहीं जानती है, उसे भरत जानता है। राजकुमारी कुछ कह पाती, इतने में भरत वहां से चला गया। भरत के शब्द रात भर राजकुमारी के कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने घूमने का निश्चय किया और सभी राजकुमारों के साथ जंगल में घूमने चली गई। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भरत भी उसके साथ हो गया। राजकुमारी सभी राजकुमारों से बातचीत करती हुई आगे की ओर चली जा रही थी। बातों ही बातों में वे सब घने जंगल में आगे निकल गए।
उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि जंगल आगे और घना है, वहां जंगली जानवरों का खतरा है। घने जंगल को देखकर भरत वहीं रुक गया और कहने लगा, रुको, अब हमें यहीं से वापस लौटना चाहिए, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। भरत की बात सुनकर उसमें से एक राजकुमार भरत की हंसी उड़ाते हुए बोला कि जब इतने ही डरपोक थे तो साथ क्यों चल दिए, चुपचाप जाकर घर में बैठो। दूसरा राजकुमार हंसते हुए बोला कि अरे घबरा क्यों रहे हो, हम हैं ना, चलो आगे चलते हैं। भरत ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो, तुम सबकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है। आगे घना जंगल है और जंगल में शेर, चीता, भालू आदि हिंसक जानवर रहते हैं। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। परंतु उनमें से किसी की समझ में यह बात नहीं आई। वे राजकुमारी की नज़रों में अपने आप को बहादुर सिद्ध करना चाहते थे। राजकुमारी भी भरत की बात को अनसुना करते हुए आगे चल दी और वे सब राजकुमार भी अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए राजकुमारी के साथ आगे चल दिए। तभी सामने से एक खूंखार बाघ की दहाड़ सुनाई दी। बाघ राजकुमारी पर अपनी नजरें जमाए हुए था। बाघ को देखकर राजकुमारी डर गई। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा बाघ नहीं देखा था। भरत दौड़कर राजकुमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब बाघ की नजरें राजकुमारी से तो हट गई थीं। अब वो भरत को घूरता हुआ आगे बढ़ने लगा। भरत ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप यह से भागो, तब तक मैं इस बाघ को रोकने का प्रयास करता हूँ। राजकुमारों ने देखा कि बाघ बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है तो वे सब भय से थर थर कांपने लगे। सब राजकुमारों ने राजकुमारी से कहा कि आइए हमारे साथ भाग चलिए, नहीं तो यह बाघ हम सबको खा जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप सब चले जाइए, मैं भरत को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वे सब राजकुमार भरत को और राजकुमारी को अकेला छोड़कर वहां से भाग आए। अब तो भरत फुर्ती दिखाते हुए बाघ की पीठ पर चढ़ बैठा और अपनी मजबूत बाहों का फंदा बनाते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लिया। बाघ ने उसे फेंकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भरत ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। काफी देर हो चुकी थी। भरत घायल भी हो चुका था। थोड़ी देर में राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने बाणों से बाघ को मार डाला। अब भरत उठा और राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने उसका हाल पूछा। भरत ने बताया कि वो ठीक है। सिपाहियों ने कहा कि हमें रास्ते में कुछ राजकुमार भागते हुए मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि आप लोग संकट में फंसे हुए हैं, इसलिए हम यह आए। इस प्रकार वे सब घर लौट आए और अगले दिन राजकुमारी भरत से मिलने उसके पास पहुंची और पूछने लगी कि सब ठीक तो है ना, आज मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूं। भरत ने उत्सुकता से पूछा कि अच्छा, तो किसे चुना आपने, अपना पति गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र जाता या फिर वो सुंदर राजकुमार? राजकुमारी ने कहा, हे भरत, इनमें से किसी को मैंने अपना वर नहीं चुना है। इनमें से कोई भी मेरा पति बनने के योग्य नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो अपने से भी अधिक मेरे जीवन को महत्व देता है। भरत ने सर उठाकर राजकुमारी की ओर घुरकर देखा और कहा कि क्या आप सच कह रही हैं? राजकुमारी ने कहा कि हाँ भरत, मैंने तुम्हें अपने पति रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ, क्या मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करोगे? भरत की आंखों में आंसू भर आए। भरत ने कहा, राजकुमारी, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। आपने मुझे पति चुनकर मुझे संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य बना दिया है। साथियों, इस प्रकार राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने पिता को बताई और पिता ने भी बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह भरत के साथ कर दिया। इस भव्य समारोह में समस्त प्रजावासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही करी। बड़ी हंसी खुशी से दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वे सभी राजकुमार छोटा सा मुंह लेकर अपने राज्य को लौट आए। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो एक दूसरे के लिए समर्पण करता है, जो एक दूसरे के लिए जीता मरता है, वास्तविक प्रेम उनमें ही होता है। साथियों, अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसे प्यार दे और उसकी इच्छाएं पूरी करे और हमेशा उसे खुश रखने का प्रयास करे, क्योंकि जिसका परिवार खुश रहता है उस व्यक्ति के घर में क्लेश नहीं होता है और वह स्वतः ही सुखी रहता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।